हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जो हम लोग ग्रुप डी के पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स के जो न्यूमेरिकल्स कर रहे थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उन न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाएंगे। और अब वीडियो आपको रेगुलर मिलेगा और जब तक आपका ग्रुप डी का पेपर होगा तब तक आपके सारे पेपर जो है सॉल्व हो जाएंगे। और वादा करते हैं आपका क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, उतने में से ही आएगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। ये पेपर है 22 तारीख का। तो इसका पहला क्वेश्चन ये है न्यूमेरिकल्स में, कह रहा आयरन 3 ऑक्साइड का सूत्र बताइए। ये कह रहा है आयरन 3 ऑक्साइड साइड का सूत्र बताना है आपको। तो कैसे बताएंगे? ऑक्साइड तो जानते हैं O होता है और आयरन क्या होता है? Fe होता है। Fe होता है, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा है यानी कि Fe3 होगा। और ऑक्सीजन में जानते हैं कि -2 होता है, हमेशा होता है, ठीक है। नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। तो जब भी इनका मिलन होगा, ये सूत्र बनाया जाएगा, तो ये वैल्यू यहां पे जाएगी और ये वैल्यू यहां पे जाएगी, यानी कि Fe2O3 ये इसका आयरन 3 ऑक्साइड का सूत्र बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी न्यूमेरिकल्स है। कह रहे हैं कि 35 और 53 85 की परमाणु संख्या किस वर्ग के तत्व हैं। अब ये वर्ग आपको ज्ञात करना है। 35 दे रखा है, 35 दे रखा है, 35 दे रखा है, 53 दे रखा है एंड 85 दे रखा है। तो ये कह रहे हैं किस वर्ग के तत्व है। नीचे ऑप्शन भी दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे। तो कैसे निकालते हैं इनको? देखिए, इनको निकालने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं करना पड़ता है, लेकिन आपको इसका जो है विन्यास याद करना पड़ता है। विन्यास क्या होता है? इसको तोड़ के जब लिखते हैं 2, 8, 18, ठीक है। ऐसी ये चलती है सीरीज, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको मालूम है। 2, 8, 18 यानी कि 28 हो गया। और 7 का मतलब ये हो गया, यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए। 7 का मतलब बहुत कुछ यहां से निकाला जा सकता है। 7 का मतलब ये हो गया कि ये 7वें वर्ग का तत्व है, 7वें वर्ग का तत्व है। और 7वें वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? हैलोजन्स कहा जाता है। हैलोजन कहा जाता है, यानी कि FCl Br और इसी से सभी अम्लों का निर्माण होता है। इसी से सभी अम्लों का लगभग निर्माण भी होता है, ठीक है। 7वें वर्ग के तत्व हैलोजन्स होते हैं। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, किसी बंदूक से बुलेट दागने पर, यानी कि बंदूक से गोली दागने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? देखिए, समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि जैसे कोई बंदूक है, ठीक है। ये बंदूक है, ज्यादा अच्छी तो नहीं बनी है लेकिन काम चल जाएगा, ठीक है। बंदूक है और बंदूक से गोली निकलती है, ठीक है। तो बंदूक से जब गोली निकलती है तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि बुलेट की जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? इससे ज्यादा होगी या कम होगी कि क्या होगी? तो हमेशा इसकी जो बुलेट होगी, इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। जो गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ mv² होता है, ठीक है। ये इसकी गतिज ऊर्जा होती है। तो इसकी गति ज्यादा होती है, बुलेट की गति ज्यादा होती है। और बंदूक के पीछे आने की गति, बंदूक पीछे आती है, गोली आगे जाती है, तो गोली जो आगे जाती है उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है और बंदूक जो पीछे आती है उसकी गतिज ऊर्जा कम होती है। कारण ये होता है क्योंकि ये भारी होती है और इसीलिए भारी बनाई जाती है, क्योंकि जो संवेग संरक्षण का इसमें नियम लगता है, संवेग संरक्षण का mv, यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये ही संवेग होता है। संवेग क्या होता है? mv होता है, यानी कि m1v1 = m2v2, यानी कि जिसका द्रव्यमान कम होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे बंदूक की जो है द्रव्यमान ज्यादा है गोली की अपेक्षा, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी। ये पीछे आएगी लेकिन धीरे से, गोली आगे जाएगी तेजी से, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे जो है, घर्षण बल डैश कार्य करता है। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए, कोई भी घर्षण बल होता है, ठीक है। कोई भी घर्षण बल होता है। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण का मतलब होता है रगड़ना। जब किसी चीज को रगड़ा जाता है, तो उसमें से घर्षण उत्पन्न होता है। ये मान लीजिए ये सरफेस हो गई
और ये कोई लकड़ी का गुटका हो गया, ये सरफेस हो गई, इस पे कोई आदमी जो है इस पे जो है धक्का दे रहा है, तो ये रगड़ेगा। जब ये रगड़ेगा तो क्या होगी, यहां पर जब रगड़ेगा तो ये विरोध करेगा। क्या ये फर्श जो होती है विरोध करती है कि कोई चीज हमसे रगड़ी ना जाए, तो उसी विरोध के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। कोई आदमी जो है इस गुटके पर आगे की ओर बल लगाएगा, जो घर्षण बल होगा वो इसको रोकने का प्रयास करेगा, तो रोकने का प्रयास करेगा तो हमेशा उल्टी दिशा में ये बल लगता है, घर्षण बल हमेशा उल्टी दिशा में लगता है। तो आदमी जब इसको आगे की ओर बल लगाएगा तो ये घर्षण बल हमेशा पीछे की ओर लगेगा, यानी कि विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल हमेशा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में लगता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयरन का मतलब हो गया जो प्रेस किया जाता है उसे आयरन कहते हैं। एक आयरन जिसपे 1000 वॉट अंकित है। 1000 वॉट, वॉट क्या होती है, उसकी क्षमता होती है, पावर होती है, ठीक है। तो W बराबर वाट दे रखा है, वाट कितना दे रखा है, 1000 वाट दे रखा है, ठीक है। 1000 वाट दे रखा है, अंकित है, को प्रतिदिन 3 घंटा, यानी कि घंटा जो दे रखा है वो 3 घंटा दे रखा है, 3 घंटा चलाया जाता है। तो उसके द्वारा 30 दिनों में, दिन कितने दे रखे हैं, 30 दिन, 30 दिनों में कितना यूनिट बिजली खर्चा होगी किलोवाट घंटा में बताइए। तो यूनिट बराबर, यूनिट जो नापा जाता है ये किलोवाट आवर में नापा जाता है, ठीक है। जो यूनिट नापा जाता है, जो आपके घर होते हैं उसमें जो बिजली कनेक्शन होता है, उसमें जो बिजली का बिल जाता है ये यूनिट में जाता है। तो आप भी यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, किलोवाट घंटा में निकाला जाता है। तो किलोवाट घंटा क्या होता है, वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे में 1000, ये फॉर्मूला लगता है। वाट कितना हो गया, 1000 हो गया, घंटा 3 है, ये 30 है, बटे में 1000, और ये इससे कट जाएगा, 30 3 90 यूनिट आ गया, ठीक है, ये किलोवाट घंटा आ गया। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, और जो भी क्वेश्चन आते हैं रेगुलर वही क्वेश्चन, केवल डिजिट चेंज करते हैं और वही बार बार आपके आया करते, क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं। अगला देखिए, कह रहा है बिलियन ए का पीएच मान 6 है, ठीक है। बिलियन ए का, कोई बिलियन ए है, इसका पीएच वैल्यू कितना है, 6 दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है बिलियन बी का पीएच मान 8 है, बिलियन बी हो गया, इसका पीएच वैल्यू जो है वो 8 दे रखा है। उसके बाद बिलियन सी है, इसकी पीएच वैल्यू जो दे रखा है वो 2 दे रखा है। कह रहा है किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है, यानी कि हाइड्रोजन आयन पूछा गया है कि किसमें ज्यादा है, ये पूछा गया है। ये कैसा क्वेश्चन है, ये देखिए कैसा क्वेश्चन है। ये आया है आपके अम्ल और क्षार वाले रिलेशन से। देखिए ये आपका पैमाना होता है, यहाँ पे 7 होता है, 7 पे बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ना अम्ल होता है न क्षार होता है। जैसे जैसे नीचे हम बढ़ते जाते हैं 6 5 4 3 2 1, ठीक है, जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाते हैं ये अम्लता बढ़ती जाती है, अम्ल, ये अम्ल होता जाता है। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, ठीक है, ये इसकी 14 तक का होता है, 13 एंड 14, इसकी क्षारकता बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जब भी हम क्षार की ओर बढ़ते हैं तो हम OH की तरह बढ़ते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास क्षार की सांद्रता बढ़ती है तो OH की सांद्रता बढ़ती है, जब भी अम्ल की सांद्रता बढ़ती है तो हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ती है। आपने देखा होगा जितने भी वो होते हैं, अम्ल होते हैं, उसमें सब में हाइड्रोजन जरूर होता है, HNO3, ठीक है। ये सभी आपके क्या है, अम्ल है, और अम्ल में जो है हाइड्रोजन जरूर होता है। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं उसके अम्लता बढ़ती है। तो अब हाइड्रोजन सांद्रता निकालनी किसमें ज्यादा होगी, यानी कि पीएच वैल्यू 2 वाले में सबसे ज्यादा सांद्रता होगी, यानी कि सी वाले में, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। कह रहा उन 3 तत्वों को नाभित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए बाहरी सेल में, ये केमिस्ट्री से आया क्वेश्चन, नीचे विकल्प दे रखे हैं, आप कैसे बताएंगे। केवल एक इलेक्ट्रॉन किसके अंत में होता है, जो फर्स्ट ग्रुप के तत्व होते, फर्स्ट ए के, ठीक है। आवर्त सारणी देखी होगी, आवर्त सारणी में जो फर्स्ट ए के समूह के तत्व होते हैं तो उनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब ये कौन से होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम, ठीक है, फ्रांसियम। ये सभी जो होते इनके सब पे यानी कि इनकी सबकी जो वैलेंसी जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? हलीना, मान लेंगे हलीना कोई लड़की हो गई, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। हलीना एक लड़की हो गई, ठीक है, फरियाद, हलीना एक लड़की हो गई, उसकी रब से फरियाद की। तो इन सभी की कितनी होती है? +1 इसकी वैलेंसी होती, संयुक्ता होती है। और क्या कहते हैं, ये फर्स्ट इनके लास्ट कोर्स में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इनको हम लोग याद कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अगला दे रखा है, एक तत्व के समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या 298 दे रखी है, यानी कि द्रव्यमान संख्या दे रखी है। देखिए कोई भी जैसे एटम हो गया, ठीक है, एटम के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इसमें रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये होता है। तो इस पूरे को क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान भार कहा जाता है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या कह दीजिए या द्रव्यमान भार कह दीजिए, ठीक है। ये द्रव्यमान संख्या हो गई। तो ये कितना दे रखा है? द्रव्यमान संख्या 298 दे रखा है, द्रव्यमान संख्या हो गई ये, ठीक है। उसके बाद ये दे रखा, उसके नाभिक में इतने न्यूट्रॉन हैं, 189, ये न्यूट्रॉनों की संख्या दे रखी है। अच्छा ये बताइए द्रव्यमान संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों का तो कोई वेट होता नहीं है, तो द्रव्यमान संख्या कहां से ले जाती है? ये पूरा जो होता है यही आपकी द्रव्यमान संख्या हो जाती है। यानी कि पूरे का मान दे रखा है, यानी कि P + N का मान कितना दे रखा है? 298 दे रखा है पूरे की वैल्यू, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है? 298 दे रखा है। उसमें N की वैल्यू यानी कि ये न्यूट्रॉन अलग होंगे, प्रोटॉन अलग होंगे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी दे रखी है? न्यूट्रॉन की वैल्यू 189 दे रखी है, प्लस प्रोटॉन = 298। इधर माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा। तो प्रोटॉन = 298 - 189, माइनस करेंगे, 18 में से 9 गए, 18 में से 9 गए तो 9 बचा, फिर 8 में से 8 गए तो 0 बचा, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 109 इसका प्रोटॉन नंबर होगा, या इसे ही एटॉमिक नंबर कहते हैं, या परमाणु संख्या भी कहते हैं, परमाणु संख्या भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। मैं कुछ सूत्र बता देना चाहता हूं। यह जो भार होता है, भार = होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये फॉर्मूला लगता है। दूसरी चीज, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर परमाणु क्रमांक, ठीक है। यानी कि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये तीनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस लेसन से इसी 2 फॉर्मूलों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, एक 2 किग्रा की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित होती है, तो बल बताना है। ये तो सिंपल सा है, बल बताना है, बल, ठीक है। क्या दे रखा? 2 kg दे रखा है, 2 kg दे रखा। अब इसको देख के पता लगाया करिए, 2 kg दे रखा है यानी कि ये क्या दे रखा? मास दे रखा है। मास का मतलब द्रव्यमान दे रखा है। 2 kg द्रव्यमान दे रखा है, और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या दे रखा है? ये आपका 4 पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। ये क्या दे रखा है? ये आपका त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन दे रखा है, ठीक है। इससे मात्रक से पता लगाया करिए कि क्या दे रखा है। त्वरित होती है तो बल की भी बताना है, बल कितना? F = ma, ये सूत्र होता है, डायरेक्ट आप रख दीजिए 2 × 4 यानी कि 8 न्यूटन इसका मान हो गया, ठीक है। अगला है डैश, कह रहा अगला क्वेश्चन है, डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अच्छा, किसने ऐसा आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी अगर, किसने बताया था कि परमाणु भार के आवर्ती फलन होते, यानी कि परमाणु भार के अनुसार जो है बार बार आते रहते हैं तत्व। ऑप्शन दे रखा है, देखिए मेंडलीव की आवर्त नियम है, डोबेराइने का त्रिक नियम है, न्यूटन नियम है, न्यूलैंड का अष्टक नियम है।
तो ये जो त्रिक नियम है डोबेराइनर का, इसमें इन्होंने क्या दिए थे, 3 तत्व दिए थे, और तीनों तत्वों का क्या ऐसा दिया था डोबेराइनर ने कि इसका और इसका जो भार होगा, इसका और इसका जो भार होगा बीच वाले के औसत के बराबर होगा। इसी को कहा गया है त्रिक नियम। तो ये तो परमाणु भार से रिलेटेड है ही नहीं, ये तो औसत वाले नियम से है, तो डोबेराइनर का नहीं होगा। फिर किसका होगा, न्यूटन का नियम इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये मेंडलीव की आवर्त नियम है। क्या, मेंडलीव की जो पुरानी वाली आवर्त सारणी थी, मेंडलीव, ठीक है, मेंडलीव की 2 आवर्त सारणी हुई थी, एक है पुरानी वाली, ठीक है, एक है नई वाली, आधुनिक, ठीक है। तो मेंडलीव ने 2 आवर्त सारणी के नियम दिए हैं, एक पुरानी वाली के दिए हैं और एक आधुनिक वाली के दिए हैं। जो पुरानी वाली के दिए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो तत्वों के परमाणु भार होते हैं उनके आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि इसमें जो है परमाणु भार जो है एक निश्चित समय के बाद दोहराया जाता। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना। हमेशा जहां पर भी आवृत्ति शब्द आ जाए, आवृत्ति कहीं भी आए, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में, गणित में, कहीं भी आ जाए आवृत्ति, तो उसका मतलब यही होता है दोहराना। तो परमाणु भार की आवृत्ति फलन होते हैं, यानी कि अपने गुणों को दोहराते हैं परमाणु भार के अनुसार। लेकिन जो आधुनिक वाली उन्होंने बनाई है उसमें ये कहा है परमाणु क्रमांक के आवृत्ति फलन होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। फिर अगला ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है 5.6 किलोवाट आवर दे रखा और कह रहा है इसको जूल में बदलिए, ठीक है, जूल में बदलना है। तो जूल में कैसे बदलेंगे, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कैसे आया है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं, तो 1 किलोवाट का वैल्यू जब इतनी होती तो यहां पे रख देंगे 5.6 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 6 36, हाँ ठीक है, आपका आंसर ये आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु, 80 किलोग्राम वाली एक वस्तु है, 80 किलोग्राम द्रव्यमान यानी कि मास जो दे रखा वो 80 केजी का दे रखा है, द्रव्यमान वाली वस्तु 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, यानी कि वेग दे रखा है 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। वस्तु पर संवेग बताइए। संवेग क्या होता है, मोमेंटम, संवेग, जो संवेग होता है इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं, क्या होता है, mv होता है। इसका फॉर्मूला होता है mv, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 80 इंटू 60, 80 kg इंटू 60 ms, 6 8 48 2 0, और ये kg ऐसे रहेगा, m ऐसे रहेगा, s ऐसे रहेगा, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है संवेग की, ऐसे लिख देंगे। एक बॉल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई है, ऊपर की ओर एक गेंद फेंकी जा रही है, यानी कि एक गेंद है ऊपर की ओर फेंकी जा रही है और उसका वेग जो है 20 मीटर पर सेकंड है। ये इसका वेग दे रखा है, फेंकी गई है। 3 सेकंड के बाद ऊंचाई बतानी है कितनी हो जाएगी, टाइम दे रखा है 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद इसकी ऊंचाई पता लगानी है। तो एक गति का दूसरा नियम जो होता है, गति का दूसरा नियम क्या होता है, जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर जाती है, ठीक है, तो क्या होता है गति का नियम, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण होता है जब क्षैतिज दिशा में कोई गति होती, लेकिन ये गति जब नीचे से ऊपर की ओर होती, यानी कि कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो इसमें क्या परिवर्तन हो जाता है, s, ये दूरी जो होती है, दूरी होती है, दूरी की जगह h, ऊंचाई आ जाती है। ये प्रारंभिक वेग होता है u क्या है, ये होती दूरी यानी कि ऊंचाई जो फेंकी जाती है। u क्या है, प्रारंभिक वेग होता है जिससे फेंका जाता है। t क्या होता है, समय होता है। a क्या है, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण होता है। जब कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो a होता है त्वरण होता है, वहां पे गुरुत्वाकर्षण
लगने लगता है, जी लगने लगता है, और टी वैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे निशान माइनस का आ जाता है, क्यों? क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे, यानी कि ये जो बॉल है ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे बल लगाकर, लेकिन जो जी काम करेगा हमेशा नीचे की ओर काम करेगा, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण काम करता है वो नीचे की ओर काम करता है, जबकि जो हम बॉल फेंकेंगे नीचे से ऊपर की ओर तो वो हम लोग बल लगाएंगे ऊपर की ओर, तो हमारा बल ऊपर की ओर, जी नीचे की ओर, दोनों विपरीत होते हैं, इसीलिए माइनस हो जाता है। तो यहां पे माइनस कर देंगे, वैल्यू रख देते हैं। तो h बराबर u यानी कि 20, t बराबर 3, t की वैल्यू 3 रख देते हैं, माइनस हाफ, g की वैल्यू 10 रख देते हैं, और t की वैल्यू 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5, ये 9 बन जाएगा, 9 पन्ना 45 और 20 3 60, 60 में से 45 गए, कितना बचा 15, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 15 मीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कार है, ठीक है, एक कार है, उसका m दे रखा, मास दे रखा 8 kg, ये उसका मास दे रखा है। एक कार है जिसका मास दे रखा 8 kg और वेग जो है उसका 5 मीटर से 10 मीटर प्रति सेकंड करने के लिए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है ना, कार्य निकालना है और उसका वेग दे रखा, v1 दे रखा 5 मीटर पर सेकंड चल रही है, और v2 दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड से करना है। समझिएगा क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, मान लीजिए एक कार ये चल रही है, ठीक है, ये कार है चल रही है कितने 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड की जो है गति से ये कार चल रही है। अब इसको उन्होंने क्या किया, दौड़ाया, जब दौड़ाया तो ये चलने लगी 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो जाहिर सी बात है अगर उसको दौड़ाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, तो वही कार्य यहाँ पे निकालना है। लेकिन अब कार्य का आप अगर फॉर्मूला ढूंढने लग जाओगे तो कार्य का फॉर्मूला ऐसा कहीं नहीं पाओगे जिसमें वेग आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता कार्य का जिसमें वेग मिलेगा। तो फिर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कार्य जो होता है हम हमेशा ऊर्जा के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या है, गति है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सीधा सीधा यहाँ पे हम गतिज ऊर्जा लगाते हैं। पहले कितनी गतिज ऊर्जा थी, हाफ m v1 का स्क्वायर माइनस हाफ m v2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पहले वाली गतिज ऊर्जा जितनी ऊर्जा से वो गाड़ी चल रही थी, और फिर उसके बाद दूसरी वाली ऊर्जा जिससे वो चलने लगी, बस इसी में रख देंगे। हाफ m की वैल्यू तो सेम है 800 है, इनटू में v1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर क्या पहले बड़ी डिजिट रखेंगे नहीं तो माइनस आ जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, 1/2 और m कितना है, m वही 800 है, इनटू में v2 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, माइनस कर लेते हैं, ये काट लीजिए, 2 से गया 400 आ गया, ये 2 से गया 400 आ गया। अब 400 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, 400 कॉमन ले लीजिए, कितना बचा 10 का स्क्वायर बचा माइनस 5 का स्क्वायर बचा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 100 में से 25 चला गया 75 बच गया, इनटू में 400, 25 दूना 75 दूना 150, 150 दूना 300, यानी कि आ जाएगा 300 आ गया और 2 जीरो और ये आ गया। इतना जूल काम करने पड़ेगा, यानी और इसको अगर किलो जूल में बदलोगे तो 30 और 3 जीरो हटा दीजिए तो यहाँ पे किलो जूल लग जाएगा, यानी कि 30 किलो जूल कार्य करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में लगातार ही पूछा गया। ठीक है, तो आज इतने रखते हैं। 22 तारीख के जितने भी तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन थे वो सभी आपके सामने हैं। कल हम लोग अगले यानी कि 23 तारीख में जो भी तीनों शिफ्ट में पेपर हुए थे उन सबके